मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई और बहनों। तो कैसे हो? ठीक है, आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ा गुस्सा में होंगे कि क्लास डेली नहीं लाते। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए, तो जैसा कि हम लोग शुरू किए थे क्लास 10 का बायो, जिसका चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। ठीक है, तो इसको हम आज आगे कवर करेंगे, जिसमें आज है रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। पिछली क्लास में हम लोग देख लिए थे पोषण के बारे में। ठीक है, जय प्रक्रम क्या है? तो वे सारी सम्मिलित प्रक्रियाएं, प्रोसेस, जो सजीव के शरीर को क्या करती है, मेंटेनेंस करती है। क्योंकि भाई शरीर है, चलता रहता है, गिरते रहते हैं। ठीक है, कहीं कट गया, कहीं फूट गया, या अंदर भी बहुत सारी प्रक्रिया चलती है, हृदय धड़कन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, सारी काम होती रहती है। तो इसके लिए भाई मेंटेनेंस चाहिए 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 चाहिए। तो पोषण, श्वसन और परिवहन और सृजन, ये चारों मिलकर ये अपना काम बड़ी बेखूबी से करती है। तो इसमें हम पोषण में देख लिए थे कि अगर मैं अपने यानी मनुष्य में देखे तो देखे थे कि सबसे पहले ये इंजेक्शन होता है। ठीक, उसके बाद इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन। मतलब सबसे पहले हम भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, इसके बाद कई सारे एंजाइम्स मिलकर इसका पूरा एकदम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब पच जाता है तो इसको किया जाता है अवशोषण, एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद इसको ले जाकर बॉडी की पूरी जो सेल्स होती है, कोशिका, उसके उसमें मिलाया जाता है। इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, एसिमिलेशन। और उसके बाद जो बचा कुछ बचा उसको हम क्या कर देते हैं, इजेशन। ठीक है, वैक्षेपण। तो ये सारी चीजें हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब ये मान लीजिए जैसे पता है हम लोग की छोटी आंत में, अगर थोड़ा सा एक बार कवर करें शुरू से, तो अंतःग्रहण किए तो सबसे पहले मुंह में, माउथ। तो यहाँ पर लार ग्रंथियां थी, 3 जोड़ी। ठीक है, जिसमें से टाइलिन अच्छा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। वो स्टार्च को क्या कर दी, शर्करा में तोड़ दी। उसके बाद यहाँ भोजन मुलायम हो जाता है आराम से। ठीक है, ताकि वो निगल द्वार द्वारा आसानी से क्या हो जाए, निगल जाए। मुख से ही क्या हो जाती है, भोजन की पाचन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और ये जिस चीज में ये सारी प्रक्रियाएं हो रही है इसको हम बोलते हैं आहार नाम, पता है आपको। तो इसके बाद ये नर्म हो जाती है, तो फिर ये जाती है उसोफेगस के माध्यम से ये अमाशय में जाती है। अमाशय में जैसे ही गई, उसकी दीवारों से जठर ग्रंथि स्रावित होती है। ठीक है, और वो क्या करती है, जठरस स्रावित करती है। जठर ग्रंथि जठरस स्रावित करती है, जिसमें से एचसीएल, पेप्सिन, रेनिन होता है। फिर तीनों का अलग अलग काम होता है, जैसे कि हम लोग देख लिए थे। एचसीएल भोजन को अम्लीय बना देगा, जो उसमें बैक्टीरिया उसको मार देगा। और अम्लीय बनाने का फायदा ये हो रहेगा कि जो अलग से एंजाइम है वो अपना काम कर सकेंगे। जैसे पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ना। और फिर रेनिन का दूध से जो कैरोसिन है उसको निकाल देना, यानी दही में बदल देना। फिर यह देखे थे कि आगे फिर आमाशय से यह जाती है छोटी आंत। छोटी आंत के चूंकि सबसे बड़ी है, नाम है छोटी लेकिन इसकी लंबाई बड़ी है। तो इसकी तीन भाग होते हैं, लेकिन जिसमें से हम मुख्य भाग पढ़े थे ग्रहणी और इलियम। ठीक, जैसे ही गृहिणी में जाती है तो भोजन अम्लीय से इसको क्षारीय चाहिए, ताकि वहां की जो अलग एंजाइम है वो स्रावित काम अपना कर सके। तो फिर वहां से जो लीवर होता है पित्त स्रावित करता है, फिर इसको क्या करता है, क्षारीय करता है। तब जाकर अग्नाशय से अपना एंजाइम स्रावित करता है, जिसमें वो लेट लाइपेज, एमिलेज, ट्रिप्सिन को क्या करता है, स्रावित करते हैं। फिर इसके बाद यह आगे चली जाती है इलियम में। ठीक, वहां भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड चला जाता है वो बड़ी आंत में, फिर वहां से वाटर और नमक यानी सल्ट को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। और छोटी आंत से इसको एब्जॉर्ब करके और कोशिका के कोशिका द्रव्य में ले जाया जाता है, जिसे हम एसिमिलेशन बोले। तो यहाँ तक तो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। ठीक है, आज की क्लास में पढ़ेंगे श्वसन। ठीक, इसकी क्या जरूरत है, तो वहां तो पहुंच गई,
ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके उस कोशिका को कोशिका द्रव्य में पहुंच जाती है। तो वहां पर होती है ग्लाइकोलाइसिस, जिसको स्वांगीकरण बोल रहे हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस से क्या होती है? स्वांगीकरण से ये होती है कि ग्लूकोज को कोशिका द्रव्य में इतना घुमाता है कि पूरा एकदम मिला जुला, ठीक, तो वो टूट जाता है। कोई इतना घुमाएगा तो टूटेगा ही, तो ग्लूकोज टूट जाता है, ठीक। और ग्लूकोज टूट जाता है किस में? पायरुवेट में। ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट में। बेचारा ग्लूकोज क्या हो गया? ये हो गया पायरुवेट में, ठीक है। ये याद रखिएगा, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन वाला है और ये आपका 3 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट में क्या होता है? ये टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोले क्या? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो यहां तक समझ लीजिए ये टूट गया। ये तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि ग्लूकोज कैसा ग्लूकोज, क्या वो जो मिलता है पीने वाले वो? हाँ, वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगी? इंस्टेंट एनर्जी। हम भोजन खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो चीजें क्या करती है? ग्लूकोज में बदलती है। लेकिन अगर आप ऐसे ले लेंगे तो ठीक है, ज्यादा एनर्जी नहीं रहेगी, वो कम समय के लिए, इंस्टेंट के लिए उसको उपयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ अब पायरुवेट फिर इसका विखंडन करेंगे तब जाकर आपके क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी। इसी के लिए तो सब खेल हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। और समस्त ये जो जीव है, सजीव है, इनकी कार्य चलती रहे, आंतरिक बाहरी, इसके लिए ऊर्जा तो जरूरी है। तो अब यहां से इसका जब विखंडन होगा तब जाकर एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब ये से यहां से जो प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है श्वसन। क्या होती है? श्वसन। और वहां से चूंकि अलग अलग जो जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उनमें ये ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया या श्वसन, वहां से पायरुवेट विखनन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, ठीक है। ठीक है, वहां से समझेंगे। लेंगे पहले समझते हैं श्वसन क्या होता है। श्वसन कहीं ये तो नहीं जो आप सोच रहे सांस लेना, ठीक है, एकदम दौड़ दौड़ गए, ठीक है, हाफने लगे, ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, इसको बोलेंगे नहीं, सावधान, ठीक है। श्वसन दूसरा है, सांस लेना दूसरा है, ठीक है। आइए समझ लेते हैं एक बार। जो हम समझते हैं अक्सर होता नहीं है, क्या करें। तो एक तरफ तो श्वसन को लेकर जो आपके माइंड में घूम रहा है, ठीक है, और एक होता है जो आप समझ रहे हो उसको, ये दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं श्वासो, नाम बहुत खतरनाक है, श्वासो उच्छ्वास, या इसको बोल सकते हैं सांस लेना। क्या बोल सकते हैं? सांस लेना। सांस तो भाई सब लेते हैं, दिन रात लेते हैं, हमेशा लेते हैं, ठीक है। और कभी दौड़ने लगे तो ज्यादा लेते हैं, ठीक है। और कोई अगर आलसी उलसी हुआ तो उसका ये रेट भी क्या हो जाता है? ऑक्सीजन रेट लेने की जो सांस वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जितना बॉडी के लिए चाहिए उतना काम हो जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा जंपिंग, दौड़, ये सब किया कीजिए ताकि ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाए, या ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़े फेफड़े की। तो अब इसमें अंतर पहले समझते हैं तब जाकर समझ में आएगी। तो पहली बात अगर बोलूं तो श्वसन जो होती है यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। पहली बात क्या है? यह जैव रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़कर आ ही रहे हो, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया चूंकि मानव में हो रही है, यानी सजीवों में, इसलिए बोलते हैं जैव। तो यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि ये क्या है? तो ये एक भौतिक क्रिया। क्या है? भौतिक क्रिया। इसमें क्या होता है? भौतिक क्रिया में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं जी। ये रासायनिक अभिक्रिया है जो, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज टूटता है और वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरी बात अगर देखें तो ये जो है ये होती है कोशिका के बाहर। ये चीज प्रक्रिया जो भौतिक है ये कहाँ होती है? कोशिका के बाहर। और ये होती है कोशिका के अंदर, कोशिका के भीतर। इसके लिए जो प्रक्रिया जो है इसके लिए जरूरी है एंजाइम, ताकि वो ग्लूकोज को क्या करे? विखंडन कर सके, तोड़े।
तो इसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसके लिए कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और भी देखें तो ये जो श्वासोच्छ्वास वाली प्रक्रिया है, इसके लिए श्वासांगों जो श्वसन के अंग है वो उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे नाक हो गया, फिर नाक से आगे जाएंगे तो वहां आपको मिलेगी वो ग्रसनी। ठीक, उसके बाद कंठ, उसके बाद श्वास नली, ये क्या है, ये इसकी अंग है, श्वसन अंग, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ये सारी चीजें नहीं पड़ती है। इसमें ऊर्जा बनता है, इसमें ऊर्जा नहीं बनती। ठीक, तो अब कुछ कुछ इन दोनों में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले इसको निपटा देते हैं, ये क्या है। तो इसमें अगर देखिए तो श्वासोच्छ्वास में क्या है कि सबसे पहले हम नाक से, अब नाक से भी ले सकते हैं ऑक्सीजन सांस, और मुंह से भी, लेकिन अच्छा कौन होता है, नाक वाला। ठीक है, क्यों, तो पहले इसको बोलते हैं नाक, ये चेहरे पर जो है इस तरह, इसको बोलते हैं नाक। क्या बोलते हैं, नाक। ये जो इसकी जो है दो भाग में बांट गई, जो बांट रहा है इसको बोलते हैं नासिका पट, और जो छिद्र है इसको बोलते हैं नासिका छिद्र। तीन चीज, नासिका गुहा, ठीक है, नासिका छिद्र और नासिका पट। नासिका पट क्या करती है, दो भाग में बांट देती है। नासिका छिद्र वो तो दिख ही रहा है दो भाग में। नासिका गुहा क्या होती है, जो उसकी खाली स्थान है उसको बायो में हम गुहा बोलते हैं, नसल कैविटी बोलते हैं। तो वातावरण में घूम रही है हवा, ठीक, वहां से ये नाक क्या करता है, एब्जॉर्ब, मतलब कि नासिका छिद्र के द्वारा नासिका गुहा में प्रवेश करता है। ठीक, उसमें जैसे ही गया तो वहां पर होते हैं रोम, बाल होते हैं, और होते हैं एक श्लेष्मिका झिल्ली, उसपे हमेशा जिसपे बाल तैरता रहता है, श्लेष्मिका झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो श्लेष्मिका झिल्ली क्या करती है कि श्लेष्म का एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है, उसका उत्सर्जित करती रहती है। ठीक, तो वो क्या करते हैं दोनों मिलकर कि जो हवा में जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं उसको क्या कर लेती है, एक तरीके के फिल्टर का काम करती है। ठीक है, AQI जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, यही ना है कि गैस में, वायु में पार्टिकल्स की मात्रा कितनी। ठीक है, हाँ, तो उसको बचा के रखता, नहीं तो भाई बेचारा फेफड़ा, ठीक है, जवाब दे देगा। तो उसको फिल्टर का काम करता है। उसके बाद ये जाएगी पीछे कहाँ, फेरेंस में, यानी ग्रसनी में। हाँ, वही मार्ग जो हम पढ़े थे न्यूट्रिशन में, तो वो भोजन का भी मार्ग है, और वायु का भी मार्ग है, ऑक्सीजन का। उसके बाद से एपिग्लेटिस होती है, वो डिसाइड करती है कि ये वायु कहाँ जाएगी और भोजन कहाँ जाएगी। तो वो काम करती है, मैं बताया था एपिग्लेटिक्स। तो जब आप खाना खा रहे होंगे तो वो क्या करेगी, जो श्वसन मार्ग है उसको रोक देगी। ठीक, कभी कभी चला जाता है तो सरक जाता है। अच्छा, इस बार भी हो सकता है, हाँ भाई, इस बार क्या हो सकता है कि कभी कहीं ग्रसनी में गई, ग्रसनी, उसके बाद वो थोड़ी कंफ्यूज होगी या ज्यादा मात्रा में हो गई, तो क्या वहां से बढ़ती है, वो जाएगी एक कंठ में और एक जाती है ओसोफेगस में, ग्रास नली में। तो चूंकि अगर मान लो हवा ग्रास नली में चली गई तो क्या होगा, तो हवा अगर ग्रास नली में चली गई तो आएगा ढेकार, क्या आएगा, ढेकार। जैसे वहां सरका था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ढेकार आएगा। तो वो फिर कंठ से होकर ग्रास नली में जाएगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ श्वास नली में, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलेंगे, ट्रेकिया बोलते हैं। अब ट्रेकिया में कोई, ट्रेकिया क्या है, ये देख रही है, वहां पर कार्टिलेज होती है, उपास्थि की बनी होती है, सी आकार की रचना होती है। ठीक है, पूरा राउंड नहीं होता है, सी आकार की। इसकी लंबाई 10 से 11 और 1.5 से 2 मीटर, 1.5 से 2 सेंटीमीटर क्या होती है, व्यास होती है। ठीक, उसके ऊपर ये है आपका कंठ, कंठ बोलो, घूंटी बोलो, घूंटी भी बोलते हैं, कंठ, जहां से वो ध्वनि उत्पन्न होती है, जहां से हम बोल रहा हूँ, कब से चिल्ला रहा हूं। और फिर ये श्वास नली जो है ट्रेकिया, ये आगे जाके दो भाग में बट जाती है, जिसको हम बोलते हैं श्वसनिका, ब्रोंकई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकई, श्वसनिका। फिर वो जाकर फिर वो बहुत भाग में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनी से श्वसनिकाएं, और श्वसनिकाएं फिर जाकर कहाँ मिल जाती है, वो गुबार जैसी रचना होती है, एल वाली, जिसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं कूपिका, वायु कूपिका। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं, ये है आपकी श्वसन मार्ग, इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ये प्रक्रिया है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी और ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी। तो ये जाकर ये गुबार जैसी संरचना में वो वायु क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। और यहाँ पर लगी रहती है वो ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है पता ही है, जो रक्त नलिकाएं हैं, ये बाल की तरह वाली, केसिका वाली, वो पूरा छाई रहती है इस पे।
और ये आती है और इधर से ये भी उधर से भी उसमें ब्लड में भी गैस है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील होता है तो उसके वजह से वो ब्लड में विलय के रूप में आ जाता है और ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन में उसी में। तो और यहाँ से गया ही है तो अब दोनों तरफ से उसके पास भी ऑक्सीजन है उसके पास भी कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों के पास। तो लेकिन उधर से जो आ रही है ब्लड लेकर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? बोलो 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 बोलो। कम है क्योंकि गई है तो भाई खर्च हो गया वहां पर काम करने में। कार्बन डाइऑक्साइड उधर से ज्यादा है और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहाँ होगी विसरण। अब विसरण होकर अधिक सांद्रता से वो कम सांद्रता की ओर चली जाएगी तो यहाँ से वो चली जाएगी ऑक्सीजन और वहां से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन से फिर इसी रास्ते से आएगी कूपिका उसके बाद जाएगी वो श्वसनिकाएं उसके बाद श्वसनी में उसके बाद श्वासनली में उसके बाद कंठ उसके बाद ग्रसनी उसके बाद ये दे 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 दे, दे। बाहर निकलेगी। ये प्रक्रिया में से क्या होती रहती है भौतिक। तो इसमें कोई ये कोशिका की बाहर हो रही है ठीक इसमें कोई एंजाइम की आवश्यकता नहीं हो रही है इसमें कोई एनर्जी नहीं बन रहा है इसलिए क्या है भौतिक क्रिया ठीक। इसमें का काम है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो ऑक्सीजन लो छोड़ो लो ठीक है। ये है आप जो सोच रहे हैं ठीक है ये वो नहीं है जो यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है। अब यहाँ से वो प्रक्रिया जाएगी तो जाकर ये कहानी शुरू होती है श्वसन की ठीक। तो आइंदा आप माइंड में कल्पना भी मत कीजिएगा कि श्वसन जो सोच रहे हैं ठीक है। अब वहां पर ये ब्लड लेकर चली गई जहां पर वो ग्लाइकोलाइसिस हुआ है ग्लूकोज का विखंडन हुई है यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य में वहां पर ये भी लेकर ब्लड ऑक्सीजन को लेकर चली गई ठीक। अब वहां से डिसाइड होगी अब चूंकि ये जो माध्यम है जहाँ बताया गया ये पेड़ों में पौधों में पड़ा है वो तो स्टोमेटा रंध्र है वहां से वो आर पार हो जाते हैं। फिर कुछ जीव बैक्टीरिया उन लोगों में कहाँ इतनी व्यवस्था होगी तो शरीर ही रहती है ठीक। तो उन लोगों में ये जो है वो माध्यम सबका अलग अलग होता है इसलिए वहां से जो प्रक्रिया होगी एनर्जी प्राप्त करने की ये अलग अलग होती है ठीक है। और उसी को हम लोग दो प्रकार में बांट दिए एक वायवीय बोल दिए एक अवायवीय बोल दिए ठीक है। वायवीय में हम पेड़ पौधे ठीक है और बड़े बड़े जीव जंतु और ये बेचारे छोटे छोटे ठीक है। तो अब इस दोनों को तो भाई चाहिए एनर्जी तो चाहिए ही बिना एनर्जी का तो एक पत्ता भी नहीं पत्ता तो दूर एक पार्टिकल्स भी नहीं ठीक। तो उसके हिसाब से दो भाग में बांट दिए। तो पहला है वायवीय ठीक है इसे हम ऑक्सी भी बोलते हैं कौन सी ऑक्सी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। श्वसन कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विखंडन श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है ये देख लिए। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया भी है। श्वसन एक क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एक तरीका क्योंकि ऑक्सीजन जरूर जा रहा है और रासायनिक क्रिया में पढ़कर आ रहे हैं ऑक्सीजन से जुड़ना क्या होता है ऑक्सीडेशन क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन ना बोले अच्छा रहे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं ठीक है। और यह सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर होती है कोशिका में ठीक है ऑक्सीजन के। हाँ तो ऑक्सीजन को उपस्थिति में होती है वो तो आगे देखेंगे ना। ये हो गए श्वसन। तो अब पहला देखते हैं वायवीय श्वसन जिसमें हम पेड़ पौधे इसमें क्या होगा ठीक है। उसके बाद से पायरुवेट के ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ठीक है वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन अधिकांश प्राणियों एवं पादपों द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है पूर्ण विखंडन होता है ठीक है जिसमें CO2 जल और संचित ऊर्जा यानी जो ऊर्जा बनेगी वो संचित हो जाती है एटीपी के रूप में ठीक है इस वायवीय श्वसन। और इसमें ऊर्जा उससे ज्यादा अवायवीय से क्या होता है ज्यादा मिलता है क्योंकि हम लोग भाई बड़े हैं तो ज्यादा तो चाहिए। अब देखो इसको ध्यान से ये थी ग्लूकोज बहुत बढ़िया ग्लाइकोलाइसिस से हो गई थी पायरुवेट मिला ऑक्सीजन और कोशिका से द्रव्य से चली गई या माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां गया ना तो जो पायरुवेट गया और उधर से आया ऑक्सीजन दोनों ने इतना तोड़ मरोड़ा हल्का मचाया एक चक्र शुरू हो गई जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं क्रेब्स चक्र। अब पूरा क्रेब्स चक्र जब चला ये प्रक्रिया हुई तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बना ऑक्सीजन बना इधर छिटाए वाटर बना ये इधर छिटाया ठीक ऊर्जा बने वो एटीपी रूप में क्या हो गए संचित हो गए ऊर्जा क्या हो गया एटीपी के रूप में संचित एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ से जो एनर्जी बन गई है एनर्जी इस रूप में होगी जैसे वो बैटरी होती है ना वो घड़ी वाली
तो उसमें ऊर्जा होती है संचित, उसका उपयोग हम उसको टिक 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 करने में भी कर सकते हैं। कोई टॉयज होगी, खिलौना, चलने वाली बैटरी, उसमें भी यूज कर सकते हैं। वो टॉर्च लाइट, उसमें भी कर सकते हैं। उसी प्रकार जो ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हुई है, तो एटीपी के रूप में संचित हुई इस ऊर्जा का हम उपयोग भी हम कई तरीकों से कर सकते हैं। शरीर के लिए जो, या कोशिका में जो कोशिकांगें जो प्रक्रियाएं चल रही है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, ऐसे तो चलती नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से उतना एनर्जी उनको मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनता है, संचित ऊर्जा बनता है, यानी एनर्जी बनती है। चलिए इसके बाद देखते हैं वही अवायवीय। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की यह अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण को अवायवीय शोषण कहते हैं। इसके द्वारा भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वही भोज्य पदार्थ करने के मतलब ग्लूकोज का यहाँ पूर्ण ऑक्सीकरण अपूर्ण होता है, कम होता है। और इसमें अपेक्षाकृत क्या होती है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, कम होगी। अवायवीय श्वसन जो सूक्ष्म जीवों जैसे ईस्ट जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स में ये होती है। इसमें वही होता है, ग्लूकोज होता है, लेकिन पायरुवेट में वजह से, पायरुवेट क्या बताया था, 3 कार्बन वाला है, तो इसमें जैसे ही जाता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है कि यह विखंडन होता है, टूटता है, और यह बैक्टीरिया और अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं। अगर ईस्ट जैसे हो रही है तो ठीक, इसको हम बोलते हैं किण्वन। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनती है वो बन जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और एक एल्कोहल टाइप का बनता है एथेनॉल। लैक्टिक एसिड याद रखिए, ये हमारे में बनता है। तो फिर बोलेंगे वायु में हम भी थे, इसमें भी, हाँ भाई इसमें भी टपक गए। इसमें कब होती है, इसमें ये कब आ जाती है, एक स्पेशल में, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एकदम खा पी कर आए, ग्लूकोज पूरा एकदम एनर्जी लेकर आ रहे हैं, ठीक, फुटबॉल एकदम खेलने ही वाले हैं, तब तक तो ठीक है, सब एनर्जी पूरा है। जैसे ही खेलना शुरू किया, सॉरी फुटबॉल की बॉलीवुड में पागल या पैर पर रखा है वहां पर, समझ में, ठीक है, हो सकते हैं फुटबॉल है। और खेलना शुरू किया तो अब एनर्जी, भाई कितना एनर्जी तो लगेगा ना, एनर्जी लगे तो वहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी, सबसे पहले ऑक्सीजन की ही कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी। लेकिन भाई वो तो काम हमेशा करना है, ग्लूकोज को भी खाना करना है, तो उसमें कमी आ जाती है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बोलिए, या कमी, ऑक्सीजन की कमी में उसका विखंडन होता है। तो विखंडन होता है तो ऊर्जा तो बनी जो एटीपी के रूप में हो गई, लेकिन जो CO2 बन रहा था, H2O बन रही थी, ऑक्सीजन बन रहा था, ऑक्सीजन तो जा रही थी, तो यूज ही है उसमें। उसके जगह पर एक चीज खास बन जाता है, लैक्टिक एसिड। क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। तो यही जहां ये बनता है वहीं पर क्या करने लगता है, ये दर्द होने लगता है हमारे मांसपेशियों में, ठीक, इसलिए इसको पेशीय दर्द भी बोलते हैं, ठीक। अब थोड़ा इसको दोनों को समझते हैं। इधर है वायवीय को बोलते हैं हम लोग आक्सी भी बोलते हैं, ठीक, आक्सी। और अवायवीय को बोलते हैं अनाक्सी, ठीक है, ठीक। आक्सी श्वसन, ठीक, और ये अनाक्सी। पहला बात, ठीक, ये हमारे पेड़ पौधे में होगी, ठीक, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो प्रक्रिया होती है, ये होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंटिंग में, और ये होती है ऑक्सीजन की एब्सेंटिंग में। बहुत बढ़िया। दूसरा बात, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है उसका होता है पूर्ण विखंडन, पूर्ण विखंडन, और यहां पर होता है अपूर्ण विखंडन, पूरा नहीं होता है, अपूर्ण विखंडन। अब जब पूर्ण विखंडन होगा तो भाई एनर्जी ज्यादा मिलेगी, एनर्जी ज्यादा, तो यहाँ पे मिलती है 673 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी एक मॉलिक्यूल से, और यहाँ पर मिलता है 21 किलो कैलोरी। बहुत बढ़िया। ये प्रक्रिया होती है
जो हमारे में वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के, जिसे हम पावर हाउस बोलते हैं, वहां पर बनती है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र, यहाँ होती है इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। और ये कंप्लीट हो जाती है कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में ही, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। अब जो एनर्जी बनी वो तो अब संचित होगी ना, किस रूप में, एटीपी रूप में। तो यहां से बनता है टोटल 38 एटीपी, 38 एटीपी। और यहां बनता है आपका 2 एटीपी। का खालसा एनर्जी बना था नहीं और कुछ का। तो इसमें जो अंतिम उत्पाद बनेगी वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक, और एनर्जी बनेगी। इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा CO2, ठीक, और क्या बनेगा, एथेनॉल, जो अल्कोहल है एथेनॉल। और क्या बनता है, एनर्जी बनती है। ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपकी ऑल ओवर क्या हुई, कहानी हुई। श्वसन यही है, ठीक है, सांस लेना वाली नहीं, दोनों में समझाते अंतर। एनर्जी चाहिए हमको तो भैया, एनर्जी चाहिए। मेरी तो घट रही है, चिल्ला चिल्ला। एनर्जी कभी खत्म है, रूपांतर हो रहा है। एनर्जी क्या होता है, रूपांतर। मैं बोल रहा हूँ, आप में एनर्जी बढ़ रही होगी। चलिए, अब यहाँ तो कुछ कुछ बातें सब समझना जी कंप्लीट भी हो गया। अब ये बीच बीच में एटीपी 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 आ गया, ठीक, उस रूप में संचित हो जाता है। ये क्या होता है एटीपी, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी जो होती है एक क्वाइन एनर्जी की काम करती है, ऊर्जा मुद्रा की काम करती है। श्वसन क्रिया में जो विमोचित ऊर्जा बनी है उसका उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से, एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, ठीक। श्वसन क्रिया में अब ये क्या होती है कि एटीपी जो है वो क्या होती है, विखंडित होती है। जो एटीपी क्या है, उस एनर्जी को संचित किया है, तो एटीपी से फिर टूटेगा ये एडीपी में, और ये आईपी में, फास्फेट में। इन दोनों में एक साइकिल चलता है, इन दोनों में साइकिल चलता है। ये जो एटीपी है, ध्यान से, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये क्या होता है, ये जब विखंडित होता है, टूटता है, तो ये बन जाता है एडीपी। क्या बनता है, एडीपी, ठीक। और ये जब एटीपी से एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनता है, तो यहां से एनर्जी क्या होती है, स्फुरित होती है, निकलती है, उत्सर्जित है। कितना, तो इसके खंडन होने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी वो निकलती है। फिर ये एडीपी से एटीपी, फिर ये एडीपी से क्या होता है, एटीपी बनता है। और यहाँ जो एक एनर्जी है बीच में काम करती है, इसको बोलते हैं फास्फेट एनर्जी, इनऑर्गेनिक फास्फेट, आईपी एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एक एनर्जी उसको तोड़ने में भी और वही काम इसको जोड़ने में करती है। तो एक साइकिल हमेशा ये चलता रहता है, ठीक है। तो इससे एनर्जी क्या होती है, लगातार मिलती रहती है, ठीक है, यही है। एटीपी का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं, जैसे मैंने बोला कि जैसे बैटरी अलग अलग काम करती है, ठीक है, घड़ी में, टॉर्च में भी कर सकती है, खिलौने में, उसी प्रकार जो शरीर की जो एटीपी में संचित होती है, ये अलग अलग कोशिका के अंदर जितने भी काम है, प्रक्रिया है, उन सभी में ये ऊर्जा उपयोग होता है। तो शरीर की विभिन्न क्रियाओं में क्या होता है, किया जाता है। एटीपी के केवल एक उच्च ऊर्जा बंध के खंडित होने से, जैसे देखा हम लोग, इतना ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो आज की क्लास में जो हम लोग मनुष्य हो गए यानी, और छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, छोटे बड़े सब हम लोग जानवरों को देख लिए हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक। अब बच गया है पौधों में, ठीक है, पौधों में श्वसन क्रिया। तो ये हम ले लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। चाहिए इसको भी देख ही लो।
इसमें क्या करना है, जैसे श्वसन में बोला कि ये अलग अलग सजीव में अलग अलग प्रकार से होती है, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन लेने की जो विधि होती है, तरीका वो क्या होती है, अलग अलग होती है। हम लोग इसमें देख लिए, इंसानों में, पेड़ पौधों में क्या है, इसका जो पत्तियां होती है और उसमें जो स्टोमेटा होता है, रंध्र, जिसमें वो छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वही क्या करते हैं, इस गैसों का ट्रांसफर करते हैं इधर से, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन से छोड़ते हैं, तो कार्बन से फिर क्या होता है, वो इस स्टोमेटा के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से वो चला जाता है, ठीक है। देख लेते हैं। पौधों में ऑक्सी तथा अनाक्सी दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, जिसमें रंध्र द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु उपरंध्रीय गुहा में प्रवेश करती है तथा CO2 युक्त वायु बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया पौधों में लगातार होती है, जिससे गैसीय विनिमय, एक्सचेंज बोलते हैं, ये क्या होता है, होता रहता है। श्वसन कोशिकाओं तथा अंतः कोशिकाओं वायु के बीच गैसों का विनिमय। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जो स्टोमेटा होती है, रंध्र, दो तरीके से होती है, एक खुली होती है, एक बंद होती है, ठीक है। तो जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये दो स्टेप में होती है। तो इससे कब वो ग्रहण करेगी, कब छोड़ेगी, ये डिपेंड करता है उसकी रंध्र पर, खुली रंध्र और बंद रंध्र पर, ठीक है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा हम लोग अगली क्लास में जानकारी ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आप आज की क्लास का इम्पोर्टेंट आप मेन जो मुद्दा था ये थी श्वसन वायवीय और अवायवीय, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को, आशा नहीं भरोसा, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही, बीच बीच में आते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में।